हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इंसेम्बल्स और उसके टाइप्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो इंसेम्बल है उसके अलग अलग टाइप्स है, तो उन टाइप्स के बीच में हमें क्या क्या डिफरेंस होने चाहिए वो बताना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स। तो इन तीनों के बीच में हम पढ़ेंगे डिफरेंस। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है MCE, यानी कि हो गया इसका माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। CE यानी हो गया कैनोनिकल इंसेम्बल, और GCE इज इक्वल टू हो गया ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंसेम्बल्स। ठीक है, ये किसका होता है? लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंसेम्बल होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल कहलाते हैं। इसमें लिख रखा है EVN, यानी कि इसमें एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कैनोनिकल इंसेम्बल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि द लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंसेम्बल, मतलब इसमें ये बताना चाहता है ये कि इसमें जो TVN जो है टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं? इसमें सेम होते हैं। ऐसे ही लास्ट है ग्रैंड कैनोनिकल, तो इसमें क्या सेम होता है? TVµ, हमने जैसे पहले पढ़ा था। ठीक है, सेकंड है कि नाइदर एनर्जी E और नॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी एक्सचेंज। इसमें ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, जबकि कैनोनिकल इंसेम्बल में एनर्जी का एक्सचेंज होता है बट पार्टिकल आर नॉट एक्सचेंज। बट जो ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल है उसके अंदर एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत का क्या हो जाता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है, आगे देखो, ऑल द इंसेम्बल्स रिजिड, इम्पेरेबल एंड इंसल्टेड वॉल्ड। मतलब कि इसके अंदर जो इंसेम्बल होते हैं वो कौन से होते हैं? रिजिड, इम्पेरेबल होते हैं जितने भी इंसेम्बल्स होते हैं, है ना। और जिसकी गोल्ड है उसके ऊपर हम लोग करवाते हैं वो सब कुछ। ठीक है, सेकंड है कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए, तो इसमें भी रिजिड इम्पेरेबल होता है, बट इसमें जो वॉल होती है वो क्या होती है? डायथमिक वॉल होती है। ठीक है, अब ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल की बात करते हैं तो ये क्या होता है? रिजिड, पैरामेबल एंड डायथमिक वॉल, मतलब कि इन दोनों सेम होती है, बट इसमें कैनोनिकल इंसेम्बल में तो क्या होता है? रिजिड इम्पेरेबल होता है, जबकि ग्रैंड कैनोनिकल में रिजिड परमेबल होता है। ओके, आगे देखो, माइक्रो कैनोनिकल डिफाइन द सिस्टम विच इज़ परफेक्टली आइसोलेटेड। ये क्या डिफाइन करता है? एकदम परफेक्ट जो आइसोलेटेड होते हैं उस सिस्टम को डिफाइन करता है, जबकि कैनोनिकल इंसेम्बल होता है वो क्या करता है? थर्मल कांस्टेंट सिस्टम जो होते हैं उन्हीं को ही डिफाइन करता है। और जो ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम जो सिस्टम होते हैं उनको डिफाइन करता है। ठीक है, सेम जो डायग्राम हमने पहले बनाए थे इन तीनों के लिए वही डायग्राम यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक है एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स। देखते हैं हम आज कितना कवर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बहुत लंबी है ये यूनिट। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ रखा है BSc में, और एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ रखा है। तो अभी हमें क्या करना है? इसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंट्रोपी कैसे काम करती है वो बताना है। तो बोल्ट्जमान डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। बोल्ट्जमान जो हमारे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी के बीच में। ठीक है, एंट्रोपी एकदम थर्मो डायनेमिक क्वांटिटी होती है और प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं हम स्टैटिकल क्वांटिटी। ठीक है, एंड द कोल्ड एंट्रोपी इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें जो एंट्रोपी होती है वो किसका फंक्शन होती है? प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होती है। तो हम क्या बोलेंगे? देखो, टू डिफाइन आउट द नेचर ऑफ फंक्शन लेट अस कंसीडर टू सिस्टम A and B हैविंग एंट्रोपी S1 and S2. Probability omega 1 and omega 2 entropy have additive probability by probability have multiplicative properties. मतलब इसकी क्या है? मल्टीपल, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की और इसकी एंट्रोपी के लिए।
तो देखो हमारी एक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, S इज इक्वल टू एफ ओमेगा, यानी कि S यहाँ पे है एंट्रोपी और एफ ओमेगा यानी ओमेगा यहाँ पे क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी है, और इसका फंक्शन ले लिया हमने ऊपर लिख रखा है कि जो एंट्रोपी होती है वो किसका फंक्शन होती है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होती है, इसलिए हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, हमने बोला कि हमने दो सिस्टम लिए थे, दो सिस्टम ए और बी, और उन दोनों की एंट्रोपी अलग अलग ली है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 एंड ओमेगा यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, तो जो कि क्या होती है इसकी ये मल्टीपल में होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे मैंने लिख रखा है कि प्रोबेबिलिटी हैव मल्टीपलेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 2 हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेप 1 2 3 इन तीनों से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू एफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ओमेगा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर डी है उसके अंदर अगर S की वैल्यू रखते हैं S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2, इक्वेशन नंबर ई। नाउ S1 की वैल्यू हम S1 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर ए है उसके अकॉर्डिंग S1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा 1 हो सकता है और S2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा 2 हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर ई में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी इसमें कर देते हैं हम इसको, हाँ ई में, तो देखो एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू एफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इक्वेशन नंबर वही है 1। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हम एक बार तो ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ओमेगा 2 कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा, तो एफ प्राइम ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू एफ प्राइम ओमेगा 1, और जो कांस्टेंट है वो 0 हो गई वैल्यू। ठीक है, अगर हम अब ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तो ओमेगा 1 एफ प्राइम ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू एफ प्राइम ओमेगा 2 आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमें क्या मिल गया, ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1, क्योंकि इसमें एफ प्राइम ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, वो तो क्या ऊपर नीचे से आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा यहाँ पे ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू एफ प्राइम ओमेगा 1 अपॉन एफ प्राइम ओमेगा 2। अगर हम इसका वज्र गुणन करते हैं तो ओमेगा 2 एफ प्राइम ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 एफ प्राइम ओमेगा 1। दैन अगर हम जैसे हमने ओमेगा 2 निकाला है वैसे हम ओमेगा 3 भी निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, ओमेगा 3 एफ प्राइम ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एफ प्राइम ओमेगा 2, यानी कि एक डिजिट कम करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से ये जो ओमेगा 2 है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा 1 एफ प्राइम ओमेगा 1 के, ऐसे इसको हमने के कांस्टेंट मान लिया। इन जनरल में रिटर्न एज कि जो ओमेगा एफ प्राइम ओमेगा होगा वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम एफ प्राइम ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, के अपॉन ओमेगा। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को अगर जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एफ ओमेगा इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा प्लस सी कॉन्स्टेंट। आगे देखिए, c इज़ द एक कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन पे आया है, एंड वैन अगर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं तो c बिकम्स क्या हो जाएगा, 0। सो s इज इक्वल टू हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा के एल एन ओमेगा। इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे कि ये एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में हमें क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है, कौन सा, कि जो एंट्रोपी और एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, मतलब मेन चीज़ ये थी कि इसके अंदर हमें रिलेशन बताना था एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी के बीच में। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन बताओ, या ऐसे भी पूछ सकता है एस इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा है, इसको डिफाइन करो, इसको प्रूफ करो, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एंट्रोपी है थर्मोडायनेमिक्स में प्रूफ करो। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी, एंट्रोपी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि चेंज इन एंट्रोपी एस, जब एंट्रोपी एस के अंदर चेंज होता है,
इसमें क्या होता है थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी में कि जो एंट्रोपी है उसमें चेंजमेंट आते हैं एज ए दैट इज डी एस इज, जब हम एस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, इज एन एग्जैक्ट differential as is given by a second law of thermodynamics। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो लगाएंगे। तो वो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, और यहाँ से अगर हम डी एस की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाता है, डी क्यू अपॉन टी, वह डी क्यू यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ इफेक्ट, क्वांटिटी ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर ऐड की गई क्वांटिटी है। ठीक है, सेकंड है कि द नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी, the nature of thermodynamics entropy is the additive let in have a system of entropy S and वापस देखो, द नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी इज द एडिटिव, मतलब कि क्या बोलना है कि जो ये थर्मोडायनेमिक्स की का नेचर होता है कि एंट्रोपी क्या होती है, एडिटिव होती है। सो लेटस हमने क्या किया, कोई सिस्टम लिया, उसकी एंट्रोपी एस है, तो वी डिराइव्ड इट इज़ द टू सब सिस्टम ऑफ एंट्रोपी S1 एंड S2। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि एंट्रोपी में चेंजमेंट आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करती है। थर्ड है कि चेंज इन एंट्रोपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, जब भी एंट्रोपी में चेंजमेंट होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो के इक्वल होगा। फिर बोलता है द थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी इज स्टेट function which depend only on the actual state of the system but not on past history। ठीक है, जो अब फिफ्थ है कि थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी इज़ ए फंक्शन ऑफ स्टैटिकल प्रॉपर्टी। जो थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी जो फंक्शन है वो क्या होता है कि स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एस इज इक्वल टू एफ ओमेगा, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा स्टैटिकल एंट्रोपी। ठीक है, थैंक यू।